बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे कि ये किसे कहते हैं। इससे पहले डायरेक्ट इस टॉपिक पे नहीं आएंगे, हम कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, मूवमेंट आर्म किसे कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या चीज़ है। ठीक है, इनको बारी बारी देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इनको समझेंगे, बाद में फिर हम अपने टॉर्क को या मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इसको समझेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है आपका। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का, पूरे चैप्टर का। इसके अलावा पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उसको लिखने का तरीका भी जैसे मैं लिखूंगा हेडिंग वगैरह बना के, आप उसको देखिएगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। और बाकी चैप्टर्स की प्ले लिस्ट है, मैथ की, फिज़िक्स की, न्यूमेरिकल्स की, और उस सारे का तरीके का वीडियो के लास्ट पर इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है, लाइक भी लाजमी करना है, और मुझे कमेंट में बताना भी है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिजिड बॉडी। बहुत ही सिंपल है। देखें, हर वो बॉडी जो सख्त होती है ना, हार्ड होती है, उससे हम रिजिड बॉडी कहते हैं, सिंपल वर्डिंग में अगर आपको बताऊं तो। और अगर आप मज़ीद इसकी अच्छे से डेफिनेशन करना चाहते हो तो वो कुछ इस तरीके से होगी। देखें, आपके सामने एक रिजिड बॉडी है और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी ना रिजिड बॉडी। हर बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। फर्ज करें कि इसके अंदर ये कोई 2 पार्टिकल्स हैं, और भी होंगे लेकिन हम अभी इन 2 को लेते हैं। मैं अगर साइडों से फोर्स लगाऊं इसके, तो क्या ये इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सख्त है। हाँ, अगर ये बॉडी मेरी रबड़ की बनी होती या ना कोई नरम सा मटेरियल होता, तो मैं अगर साइडों से दबाऊंगा तो इनके दरमियान फासला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं खींचूंगा तो फासला ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये बॉडी क्या है, मेरी सख्त है। मैं अगर फोर्स लगाऊंगा भी तो इनके दरमियान फासला क्या है, कम नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो ऐसे ही इसे ही रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उसने इसकी डेफिनेशन भी की हुई है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। कि अगर किसी जिस्म पर आप फोर्स लगाते हो और उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है वो कम नहीं होता, तो फिर आप उसे कहते हो वो आपकी क्या है, रिजिड बॉडी है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, पेपर में ये अक्सर पूछी जाती है कि रिजिड बॉडी क्या है, डेफिनेशन लिखें या उसके बारे में लिखें। आप इसकी एग्जांपल बहुत सी आपके इर्द गिर्द सख्त चीज़ें आप उनको उसकी एग्जांपल में लिख सकते हो रिजिड बॉडी की। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा रिजिड बॉडी कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके सामने मैंने 2 डायग्राम बनाती हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहले इस दरवाजे की एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर इस दरवाजे के ऊपर लगाता हूँ फोर्स, मैं यहाँ पर इसको फोर्स लगाकर क्या करता हूँ, बंद करता हूँ और खोलता हूँ, तो ये सारे का सारा दरवाज़ा जब मैं इसे बंद करूँगा या खोलूँगा, एक लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर आप गौर करें, ये वाली जो लाइन है, ये जो मेरी लाइन है ना, इसके गिर्द मेरा दरवाज़ा क्या कर रहा है, घूम रहा है, इस लाइन के गिर्द। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँ तो मेरा दरवाज़ा क्या कर रहा है, घूम रहा है इस लाइन के आगे, मतलब इस लाइन के गिर्द घूम रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी रोटेशन इस लाइन के गिर्द घूम रही है, तो ये लाइन मेरी क्या बन जाएगी, एक्सिस बन जाएगी। इसे हम कहेंगे ये हमारा क्या है, एक्सिस है पूरे दरवाजे का। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका पूरा नाम है। कि ऐसा एक्सिस या ऐसी लाइन जिसके गिर्द कोई बॉडी घूमती है उसे हम कहते हैं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। या कोई बॉडी जिस लाइन के गिर्द रोटेट करती है उसे हम कहते हैं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह ही अगर आपके पास कोई स्पिनर है और स्पैनर, आप उससे कोई नट वगैरह खोलते हो और आप यहाँ पे क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो ये क्या होगा, ये घूमेगा। अब ये घूमेगा कहाँ पर, ये अपने इस मिड पॉइंट के गिर्द घूमेगा। ये जो नट के दरमियान कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, उसके गिर्द ये मेरा स्पैनर घूमेगा। अगर मैं कोई लाइन इस मिड पॉइंट से गुजार दूँ सीधा सीधा, ठीक है, मैं कोई लाइन इस मिड पॉइंट से गुजारूं, तो ये जो स्पैनर है मेरा, ये अब किसके गिर्द घूम रहा है, इस लाइन के गिर्द घूम रहा है। तो ये लाइन मेरी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एक ऐसी लाइन जिसके गिर्द बॉडी घूम रही होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन में भी यही कुछ लिखा हुआ है।
कि द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर्स ऑल लेइंग ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कि इस दरवाजे के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इस लाइन के गिर्द ही घूम रहे हैं, इस वाली लाइन के गिर्द ही घूम रहे हैं, इस लाइन के गिर्द घूम रहे हैं ये सारे पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है, तो इसलिए ये लाइन मेरी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, आप सिंपल ये याद रख ले कि जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है किसी एक लाइन के इर्द गिर्द, वो लाइन उसकी क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। फिर से यही एग्जाम्पल लेंगे कि एक नट है और एक मेरे पास स्पैनर है, मुझे इस नट को खोलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस स्पैनर के इस पॉइंट पर लगाता हूँ फोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपनी फोर्स F, तो इस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाई ना। ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने लगाई फोर्स, तो ये पॉइंट पर अगर मैं कोई लाइन ड्रा करूँ, इस तरीके से मैं कोई लाइन ड्रा करूँ, तो इस लाइन को मैं कहूँगा ये मेरी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। यानी कि वो लाइन है जिसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ ना, एक्शन मेरा यही था ना, फोर्स लगाना। तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, या ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट के अंदर से लाइन गुजरी होगी। ठीक है, तो उस लाइन को कहूँगा मेरी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये इसकी डेफिनेशन भी है, लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि वो लाइन जिसके अलोंग, जिसकी डायरेक्शन में कह लो या जिसके ऊपर कोई फोर्स अमल करती है, उस लाइन को ही हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये जो मैंने अब लाइन लगाई है ये मेरी क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी। तो यहाँ तक उम्मीद है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं मूवमेंट आर्म की किसे कहते हैं। देखें, हमने पढ़ा कि ये जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट, जिसके अंदर से मैं अगर कोई लाइन ड्रा करूँ, ये वाली, ठीक है, ये लाइन मैंने की, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ये लाइन हो जाएगी मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लाइन। और ये वाली जो लाइन है मेरी, ये मेरी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा हमारा, इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा, तो मैं अगर यूं करूं, ये इस तरीके से एक यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा फासला बनेगा ना इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, तो ये जो फासला है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो जितना भी फासला होता है उसे मैं L कह देता हूँ, उसी फासले को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। ठीक है, वो फासला हमारा क्या कहलाता है, मूवमेंट आर्म कहलाता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो वो वाला पॉइंट आपका, और जहाँ से बॉडी घूम रही है एक वो वाला पॉइंट, तो फोर्स वाला पॉइंट और घूमने वाला पॉइंट, इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है ना, उससे हम कहते हैं मूवमेंट आर्म, और इसको L के साथ लिखा जाता है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, देखें, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म, के इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है उससे हम कहते हैं हमारा मूवमेंट आर्म, और इसको L के साथ लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय L के साथ इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मूवमेंट आर्म भी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, यानी कि वो लाइन जिस पर आप फोर्स लगाते हो, या वो पॉइंट जिस पर आप फोर्स लगाते हो, उससे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी घूमती है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। इसी तरह रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जो हार्ड होती है और उसके पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है वो कम नहीं होता। या ये छोटे छोटे टॉपिक थे, ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में, अक्सर इनमें से कोई ना कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जी, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एक ही बात है। ठीक है, टॉर्क भी पढ़ते हैं इसके और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स भी पढ़ते हैं।
अब ये चीज़ क्या है इसको समझते हैं। देखें, आपने अगर अपने नट को खोलना है, आपने क्या लगाई, फोर्स लगाई, और क्या हुआ, ये रेंच या स्पैनर आपका घूमना शुरू हो गया। इसी तरह आपने दरवाजे के ऊपर भी फोर्स लगाई, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो क्या हुआ, फोर्स लगाने पर यहाँ पे आपने फोर्स लगाई, दरवाजे को खींचा तो दरवाज़ा क्या हो गया आपका, ओपन हो गया, खुल गया। तो अगर आप गौर करें कि आपने इन दोनों के ऊपर फोर्स लगाई है, तो फोर्स लगाने के बाद बॉडीज़ क्या हुई हैं, घूमना शुरू हो गई हैं, रोटेट करना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसी को हम टॉर्क कहते हैं कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ, ठीक है, और वो क्या करे, वो घूमना शुरू कर दे, तो हम कहते हैं उसके अंदर क्या पैदा हो गया, टॉर्क पैदा हो गया। क्लियर? तो यही चीज़ है इसकी डेफिनेशन भी, कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, कि किसी भी फोर्स का गर्दिशी असर है, यानी कि फोर्स लगाने से वो जो घूमती है या गर्दिश में आती है, उससे हम कहते हैं उसका टॉर्क। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और मूवमेंट ऑफ द फोर्स, या फिर उसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। तो दोनों नाम है। अगर पेपर में आएगा टॉर्क क्या है, तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मूवमेंट ऑफ द फोर्स क्या है, तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। क्लियर? तो ये यहाँ तक हमारा टॉर्क का कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब थोड़ा मैथमेटिकल वर्क भी कर लेते हैं हम इसके ऊपर। हम ये स्पैनर की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लगाई है, अपनी फोर्स लगाई है, और आपको पता है ये मेरा क्या है, मेरा ये मिड पॉइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो जो मेरा टॉर्क होता है, जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क को इस तरीके से लिखा जाता है। वो कैसे आता है, आपने जो फोर्स लगाई है उस फोर्स को आप मल्टीप्लाई करवा दो, जितनी आपकी फोर्स इस पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान फासला है, मतलब ये लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है। तो टॉर्क फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला। ठीक है, टॉर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ कौन सी, फोर्स और जिस पॉइंट पर बॉडी घूम रही है उनके दरमियान वाले फासले के, जिसे हम मूवमेंट आर्म भी कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा टॉर्क। टॉर्क हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए मैं टॉर्क के ऊपर ये एरो का निशान डालता हूँ, क्योंकि टॉर्क क्या है, वेक्टर है। तो आप इसको लिख भी लें कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पॉइंट बना लेते हैं हम अपना, वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी बात, इसका जो यूनिट है टॉर्क का, अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, टॉर्क का। इसका यूनिट इसके फॉर्मूले से ही बना हुआ है। आप देखें टॉर्क किसके बराबर है, फोर्स और लेंथ के। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर इसका क्या बन गया, यूनिट बन गया हमारे पास। क्लियर? यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली हैं अभी तक। अब मज़ीद एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है बहुत अच्छे से। वो ये है कि अगर आपने गौर किया हो, आप कोई नट खोल रहे हो छोटे स्पैनर से, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी उसको खोलने के लिए। वही नट अगर आप किसी बड़े स्पैनर से खोलते हो तो आप थोड़ी सी फोर्स से ही वो खोल लेते हो। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए, अगर आप अपने फॉर्मूले पे गौर करें, ये जो लंबाई है जिसे हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, मूवमेंट आर्म या लंबाई एक ही बात है। तो ये जो मेरा मूवमेंट आर्म है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के। अगर मैं मूवमेंट आर्म ज़्यादा करूँगा तो टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ अपनी, और ये मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है मेरा, वो बहुत कम है। फासला मेरा कम है, एल। इस वाले फासले को एल कहते हैं, ये कम है। तो अगर मैं बड़ा स्पैनर लेता हूँ, तो ये वो पॉइंट जहाँ से बॉडी ने घूमना है, जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और इस पॉइंट में अब लगाता हूँ फोर्स। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा मेरा। अब इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान अब जो फासला वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब लेंथ मेरी इंक्रीज़ हो गई है। तो जब लेंथ इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू फोर्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा पैदा होगा। तो ज़्यादा टॉर्क पैदा होने से ये ईजीली घूम जाएगी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को अगर आपने खोलना हो या बंद करना हो तो आप कोशिश किया करें कि आप इस तरह की चीज़ लें जो मतलब काफ़ी लेंथी हो। कोई ऐसा स्पैनर लें जो लेंथी हो और उसके एंड पर फोर्स लगाएं, ताकि इस पॉइंट के दरमियान और फोर्स के दरमियान क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फासला हो और टॉर्क ज़्यादा से ज़्यादा पैदा
हो। इस तरीके से आप टॉर्क को इंक्रीज़ करके अपने नट को इजीली खोल सकते हैं। यही बात है दरवाजे की भी। अब देखें ना, दरवाजे का हैंडल हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, एंड पे लगाया होता है। मैं अगर इसका हैंडल दरमियान में लगा देता तो दरवाज़ा मेरे से खुलना ही नहीं था, क्योंकि अब मैं दरमियान में लगा दिया तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे मैंने लगानी है फोर्स। तो इन दोनों के दरमियान फासला क्या हो गया, कम हो गया। फासला कम होने से टॉर्क भी क्या हो जाएगा, कम पैदा होगा। तो फिर ये जो है मेरा दरवाज़ा ये नहीं खुलेगा। टॉर्क कम है तो फिर खोलने के लिए मुझे फोर्स ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं लंबाई को कम करता हूँ, अगर मैं इस लंबाई को कम करता हूँ तो फिर मुझे फोर्स ज़्यादा करना पड़ेगी, तो ताकि टॉर्क ज़्यादा हो और वो दरवाज़ा खुल सके। ठीक है, फिर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। अगर आप फोर्स ज़्यादा नहीं लगाना चाहते तो आप अपनी लेंथ को इंक्रीज़ कर लें। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासले को इंक्रीज़ कर लें ताकि आपका मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो जाए और टॉर्क भी ज़्यादा पैदा हो। इस तरीके से आप अपने दरवाजे को भी इजीली खोल पाएंगे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं सारी। पेपर में ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है इस तरीके से ना, कि अगर मेरे पास कोई स्पैनर है, उसकी लेंथ L है, मैं उसकी लेंथ को डबल कर दूं। अब हमने क्या कर दिया, उसकी लेंथ को डबल कर दिया, 2L कर दिया। तो बताएं कि अब उसके अंदर जो टॉर्क है वो कितना पैदा होगा। तो जैसा कि हमें पता है टॉर्क किसके बराबर होता है, हमारा टॉर्क बराबर होता है F × L के। लेंथ हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो F यहीं पे रहने दो, लेंथ की जगह 2L आ जाएगा। आप इस 2 को बाहर करके लिख सकते हो तो F × L हो जाएगा। तो अब ये बाई 2 आ गया ना, मतलब कि अगर मैंने लेंथ को डबल किया तो टॉर्क भी मेरा क्या हो गया, डबल हो गया, 2 गुना हो गया। यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, लेंथ इंक्रीज़ करने से टॉर्क भी इंक्रीज़ होगा। जितनी लेंथ ज़्यादा करते जाओगे उतना टॉर्क भी ज़्यादा होता जाएगा। और यही सारा काम आप फोर्स के लिए भी कर सकते हो। अगर वो कहता है मैंने फोर्स को डबल कर दिया तो F के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो कहता है मैंने फोर्स को ट्रिपल कर दिया तो F के साथ 3 आ जाएगा। सेम यही बातें लंबाई के लिए। अगर लंबाई वो 3 गुना बड़ी करता है तो यहाँ पे 3L आएगा और टॉर्क का ये 3 फिर बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और टॉर्क भी मेरा क्या हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे MCQs आते हैं पेपर में, आपको ये अच्छे से आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखे हो, कुछ समझ आया तो आपने वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी करना दूसरे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपको अपनी प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी वो तरीक़ेकार आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।